ठीक है, तो सबसे पहले एक बार हम देख लेते हैं थॉमसन्स मॉडल ऑफ एटम। ठीक है, ये जो थॉमसन मॉडल ऑफ एटम था ये 1898 में दिया गया था। ठीक है, किसके द्वारा? जे थॉमसन के द्वारा दिया। ठीक है, इन्होंने क्या बताया कि कोई भी एक एटम होता है ना, वो एक स्फीयर के फॉर्म में होता है, उसकी शेप कैसी होती है? स्फेरिकल होती है। और जो ये स्फीयर है उसकी जो रेडियस होती है वो एटम की वो 10⁻⁻10 मीटर होती है। ठीक है, अगर मैं बात करूँ यहाँ से यहाँ की ये जो डिस्टेंस ये बता रहा है ये 10⁻⁻10 मीटर की होती है। ठीक है, और इसमें जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, मतलब सब जगह कहीं भी देख लो आपको एक जैसा ही पॉजिटिव चार्ज इसमें दिखाई देता है। ठीक है, और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इसके अंदर इस तरीके से अरेंज होते हैं जैसे आपको यहाँ पे डायग्राम में दिखाया हुआ है। ठीक है, ये स्फीयर जो है ये पॉजिटिव स्फीयर है, और जो ये इलेक्ट्रॉन्स हैं ये आप देख रहे हो एक तरीके से बबल्स की फॉर्म में छोटे छोटे कहीं दिखाई देते हैं। ये क्या होते हैं? एम्बेडेड होते हैं, मतलब इसके अंदर गड़े हुए होते हैं ये इलेक्ट्रॉन्स, तो इन्होंने इस तरीके का नाम दिया। ठीक है, और उसके बाद इसने कहा कि इसका एक दूसरा नाम भी दिया इन्होंने, प्लम पुडिंग की, और रेजिन पुडिंग और वाटरमेलन वाला इसका भी नाम दिया गया है। ठीक है, इन सबको। ठीक है, तो दिस मॉडल कैन बी विजुअलाइज एज ए पुडिंग और वाटरमेलन ऑफ पॉजिटिवली चार्ज विद प्लम्स। ठीक है, प्लम और पुडिंग का मतलब क्या है? पुडिंग होती है ये वाली इस तरीके से, और इसके अंदर ये प्लम्स होते हैं इस तरीके से एम्बेडेड, या सीड्स। प्लम्स को एक तरीके से सीड्स भी आप बोल सकते हो, इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं इसके अंदर होते हैं। तो इस मॉडल में सबसे अच्छी बात क्या है कि मास ऑफ एटम इज अज्यूम्ड टू बी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द एटम। ठीक है, इसका एक अच्छी बात ये क्या बताई कि जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है एटम के अंदर। ठीक है, और जो ये अगर पॉजिटिवली डिस्ट्रीब्यूटेड है और नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स हैं तो ये क्या कर रहा है? दिस मॉडल वाज एक्सप्लेन टू ओवरऑल न्यूट्रलिटी ऑफ एटम बट वाज नॉट कंसिस्टेंट विद द रिजल्ट्स ऑफ लेटर एक्सपेरिमेंट। इन्होंने क्या किया? एटम की न्यूट्रलिटी को तो डिफाइन कर दिया कि पॉजिटिवली स्फीयर है आपके पास, इलेक्ट्रॉन उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है वो क्या है इसमें एम्बेडेड है, तो ओवरऑल जो एटम होता है वो न्यूट्रल होता है। लेकिन इसके बाद कुछ एक्सपेरिमेंट्स हुए जिनको ये फुलफिल नहीं कर पाया है। ठीक है, थॉमसन अवार्डेड नोबेल प्राइज फॉर फिजिक्स इन 1906 फॉर हिज थ्योरेटिकल एंड एक्सपेरिमेंटल इन्वेस्टिगेशन ऑन द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बाई गैसेज। मतलब गैस क्या होता है? गैसेज में भी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है। इसने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए, उसके लिए इसको 1906 में क्या किया? नोबेल प्राइज से अवार्ड किया गया। ओके, उसके बाद हम सेकंड मॉडल देखते हैं, रदरफोर्ड्स न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम। ठीक है, रदरफोर्ड एंड हिज स्टूडेंट्स हैंस जिंजर एंड अर्नस्ट मार्सडेन बोम्बार्डेड वेरी थिन गोल्ड फॉइल विद अल्फा पार्टिकल। ये थिन गोल्ड फॉइल है, आप देख रहे हो इस तरीके से। ठीक है, इस पर इसने क्या किया? अल्फा पार्टिकल्स की बम्बार्डमेंट की। अब अल्फा पार्टिकल्स की बम्बार्डमेंट की तो उसके लिए अल्फा पार्टिकल्स का कोई सोर्स भी होगा, तो सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल्स यहाँ पे दिखाया हुआ है। ठीक है, ये सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल्स है, यहाँ पे एक लेड की प्लेट लगाई गई है जिसपे से ये पास होके और गोल्ड फॉइल में आप यहाँ पे देखेंगे ऐसे बम्बार्डमेंट हो रही है। ठीक है, रदरफोर्ड्स का एक्सपेरिमेंट का नाम क्या दिया गया? रदरफोर्ड्स अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। ठीक है, इसमें क्या होता है कि आपकी दिखाया गया है स्कीमेटिक मोलिकुलर व्यू ऑफ द गोल्ड फॉइल। ठीक है, तो इसमें क्या गया? स्टीम ऑफ हाई एनर्जी अल्फा पार्टिकल्स फ्रॉम ए रेडियो एक्टिव सोर्स वाज डायरेक्टेड एट ए थिन फॉइल। ठीक है, थिन फॉइल इसको क्यों बोला गया है? क्योंकि इसकी थिकनेस कितनी होती है? वो 100 नैनोमीटर की अप्रोक्स होती है। ठीक है, तो एक हाई एनर्जी अल्फा पार्टिकल्स की एनर्जी क्या होती है? हाई होती है। ठीक है, और अल्फा पार्टिकल्स के ऊपर चार्ज कौन सा होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है, लेकिन इनकी जो एनर्जी होती है वो सबसे ज़्यादा होती है। सबसे ज़्यादा का मतलब क्या होता है कि अल्फा बीटा और गामा की एनर्जी में इनमें सबसे ज़्यादा हाई एनर्जी होती है। ठीक है, ठीक है, तो इस पे गोल्ड फॉइल के ऊपर डाली गई। ठीक है, तो थिन गोल्ड फॉइल हैड ए सर्कुलर फ्लोरोसेंट जिंक सल्फाइड स्क्रीन अराउंड इट। ये देखो, ये इसके चारों तरफ ये क्या हुआ है? एक स्क्रीन लगाई हुई है जिंक सल्फाइड की। ठीक है, ये गोल्ड फॉइल है, जिंक सल्फाइड की फॉइल लगाई हुई है इसके चारों तरफ। ठीक है, जब भी कोई भी अल्फा पार्टिकल आता है इस पर स्ट्राइक होता है। ठीक है, तो यहाँ पे टाइनी टाइनी ये आप देख रहे हो, ये छोटे 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 स्पॉट्स आपको दिखाई दे रहे हैं। ये स्पॉट्स क्या है? एक तरीके से लाइट के क्या है? फ्लैश ऑफ लाइट है। ठीक है, इन पॉइंट्स पे इसका मतलब क्या हो रहा है? लाइट का फ्लैश पड़ रहा है यहाँ पे। तो इस एक्सपेरिमेंट्स के रिजल्ट्स क्या दिए गए? The result of scattering experiment were quite unexpected. ठीक है, according to Thomson model of atom, mass of each gold atom is in foil should have been shared evenly over the entire atom. ठीक है, इसका मतलब इन्होंने क्या कहा कि जो थॉमसन ने बताया था कि जो एटम होता है उसमें ऊपर जो मास होता है एटम का वो चारों तरफ एटम में क्या होता है? इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है। ठीक है, एंड अल्फा पार्टिकल हैज इनफ एनर्जी टू पास डायरेक्टली थ्रू सच ए यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास। इट वाज एक्सपेक्टेड दैट द पार्टिकल वुड स्लो डाउन एंड चेंज डायरेक्शन ओनली बाय ए स्मॉल एंगल, बट एज दे पास थ्रू द फॉइल इट वाज ऑब्जर्व दैट। ठीक है, तो इसमें क्या पाया कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स होते हैं वो गोल्ड फॉइल में पास हो जाते हैं बाई अनडिफ्लेक्टेड, बिल्कुल डिफ्लेक्ट नहीं होते। स्मॉल पोर्शन ऑफ अल्फा पार्टिकल बट डिफ्लेक्टेड बाई स्मॉल एंगल। कुछ अल्फा पार्टिकल्स ऐसे हैं जो स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट होंगे। आप यहाँ पे देखोगे यहाँ से जैसे इस डायग्राम में दिखाया हुआ है, तो यहाँ पे ये जो अल्फा पार्टिकल्स हैं ये बिल्कुल सीधे जा रहे हैं। ठीक है, ये भी सीधा जा रहा है। ठीक है, उसके बाद कुछ देखेंगे आप कुछ स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, ये थिन गोल्ड फॉइल है, इसमें ये एटम्स हैं, यहाँ पे आप ये देखेंगे। ठीक है, डिफ्लेक्टेड अल्फा पार्टिकल, ये जो पार्टिकल्स है ये क्या है? डिफ्लेक्टेड अल्फा पार्टिकल्स है, ये डिफ्लेक्टेड अल्फा पार्टिकल्स। और यहाँ पे आप क्या करेंगे? थिन गोल्ड फॉइल है अल्फा पार्टिकल्स की ऊपर। तो कुछ पार्टिकल्स तो आप देखेंगे कि यहाँ के यहाँ ये सीधे चले गए, कुछ आपके आए हैं और यहाँ से ऐसे डिफ्लेक्ट हो गए, ये इधर हो गए। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास थ्रू गोल्ड फॉइल अनडिफ्लेक्टेड।
डिफ्लेक्टेड नहीं होते, वो सीधे की सीधे निकल जाते हैं। स्मॉल पोर्शन ऑफ अल्फा पार्टिकल बट डिफ्लेक्टेड बाय स्मॉल एंगल, कुछ पार्टिकल्स का प्रोपोर्शन ऐसा है जो थोड़े से एंगल से डिफ्लेक्ट हुए हैं। वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल्स, मतलब 1 in 20,000 मतलब 20,000 में कोई एक ही पार्टिकल ऐसा होगा जो बाउंस बैक हुआ होगा, ठीक है। एंड वर डिफ्लेक्टेड बाई नियरली 180, जो 180 के आसपास आपका डिफ्लेक्ट हुआ होगा, ठीक है। तो ये इस ऑब्जर्वेशन में पाया गया। तो इसका कंक्लूजन क्या निकलता है? कंक्लूजन ये निकला कि इन्होंने कहा कि मोस्ट ऑफ द स्पेस इन द एटम इज एम्प्टी, कि एटम के अंदर बहुत सारा स्पेस ऐसा है जो खाली है। क्यों? क्योंकि अल्फा पार्टिकल होते हैं वो अनडिफ्लेक्टेड हो गए, मतलब डिफ्लेक्ट ही नहीं हुए। वो डिफ्लेक्ट नहीं हुआ तो इसका मतलब उनके रास्ते में कोई भी एटम नहीं आया है। इसका मतलब मोस्ट ऑफ द स्पेस एटम का क्या है? खाली, ठीक है। सेकंड पॉइंट इन्होंने कहा कि इफ फ्यू पॉजिटिवली चार्ज अल्फा पार्टिकल वर डिफ्लेक्टेड, मतलब कुछ पार्टिकल्स हैं वो डिफ्लेक्ट हुए। डिफ्लेक्शन मस्ट बी ड्यू टू द इनॉर्मस रिपल्सिव फोर्स। अब डिफ्लेक्शन हुए हैं तो इसका मतलब क्या हुआ? कोई ना कोई रिपल्सन फोर्स वहाँ पे काम कर रहा होगा, ठीक है। और रिपल्सन क्या होगा? जब डिफ्लेक्शन है तो पॉजिटिवली चार्ज पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं। अल्फा पार्टिकल कैसे हैं? पॉजिटिव। अब रिपल्सन है तो पहले की बात करते हैं तो हमने बताया था लाइक चार्ज क्या करते हैं? आपस में रिपेल करते हैं। तो इसका मतलब इस एटम के अंदर कहीं ना कहीं पॉजिटिव चार्ज भी पड़ा हुआ है, ठीक है, जिसकी वजह से अल्फा पार्टिकल्स में क्या हुआ है? डिफ्लेक्शन आया है, ठीक है। और जो पॉजिटिवली चार्ज है वो क्या है? स्प्रेड, विच इज नॉट स्प्रेड थ्रू आउट द एटम, वो पूरे के पूरे एटम के अंदर फैला हुआ नहीं है, ठीक है। जो कि किसने बताया था? थॉमसन ने बताया था कि एटम जो होता है उसके अंदर पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। लेकिन रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट से ही पाया गया कि जो पॉजिटिवली चार्ज वो पूरे के पूरे एटम में क्या हुआ? डिस्ट्रीब्यूट नहीं है। पॉजिटिवली चार्ज हैज़ टू बी कंसंट्रेटेड इन ए वेरी स्मॉल वॉल्यूम, ठीक है। इसका मतलब क्या है? स्मॉल वॉल्यूम में वो है दैट रिपेल्स एंड डिफ्लेक्टेड द पॉजिटिवली चार्ज अल्फा पार्टिकल, जो क्या कर रहा है? जो पॉजिटिवली अल्फा पार्टिकल्स है उसको क्या कर रहा है? रिपेल भी कर रहा है और क्या कर रहा है? डिफ्लेक्ट कर रहा है, ठीक है। उसके बाद करते हैं कैलकुलेशन बाय रदरफोर्ड शोज दैट द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द न्यूक्लियस इज नेग्लिजिबली एज कंपेयर टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ द एटम। ये क्या कह रहा है कि रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट से हमने क्या पाया कि जो न्यूक्लियस की वॉल्यूम है, जो एटम के अंदर प्रेजेंट है न्यूक्लियस, उसकी वॉल्यूम पूरे एटम की वॉल्यूम की अगर मैं कंपेयर करूँ तो वो क्या है? नेग्लिजिबल आता है। द रेडियस ऑफ द एटम इज अबाउट 10⁻⁻10 मीटर। एटम की रेडियस कितनी बताई? 10⁻⁻10 मीटर। और उसके बाद न्यूक्लियस की जो रेडियस है वो कितनी है? 10⁻⁻15 मीटर। मतलब न्यूक्लियस की रेडियस क्या है? कम है, एटम और एटम की रेडियस क्या है? ज़्यादा है। तो इसके कंपैरिजन में हम इसको क्या कर सकते हैं? नेग्लिजिबल कर सकते हैं, ठीक है। ये एक तरीके से ये कह रहा है कि इस तरीके से हो गया कि जैसे कोई क्रिकेट बॉल है, ठीक है, क्रिकेट बॉल को हम एक न्यूक्लियस मान लेते हैं, ठीक है, और रेडियस जो एटम है वो आपकी क्या है? एक ग्राउंड जो होता है, ठीक है, एक ग्राउंड मान लेते हैं, ग्राउंड है और उस कितने किलोमीटर का है? वो 5 किलोमीटर का ग्राउंड है और उसके अंदर एक क्रिकेट बॉल है। तो उसकी वॉल्यूम और जो आपका क्रिकेट का मैदान है उसकी वॉल्यूम के अप्रोक्स में क्या है? नेग्लिजिबल मान सकते हैं, ठीक है। वन कैन अप्रिशिएट दिस डिफरेंस इन साइज बाय रिजल्टिंग दैट ए क्रिकेट बॉल, ठीक है, एक क्रिकेट बॉल रिप्रेजेंट ए न्यूक्लियस देन द रेडियस ऑफ एटम वुड बी अबाउट 5 किलोमीटर, ठीक है। उसके बाद क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ आवर ऑब्जर्वेशंस एंड कंक्लूजन रदरफोर्ड प्रपोज द न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम, ठीक है। इन्हीं के बेसिस पे रदरफोर्ड ने अपना एक मॉडल दिया, उस मॉडल का नाम क्या है? रदरफोर्ड्स न्यूक्लियर मॉडल, ठीक है। तो उस मॉडल के अकॉर्डिंग क्या है? पॉजिटिवली चार्ज एंड मोस्ट ऑफ द मास ऑफ एटम वाज डेंसली कॉन्सेंट्रेटेड इन एक्सट्रीमली स्मॉल रीजन। जो पॉजिटिव चार्ज है और ज़्यादातर मास है किसी भी एटम का, वो एक छोटे से एरिया, छोटे से रीजन के अंदर प्रेजेंट है। दिस वेरी स्मॉल पोर्शन ऑफ एटम इज कॉल्ड न्यूक्लियस, और ये स्मॉल पोर्शन को ही हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस बोलते हैं, ठीक है। सेकंड बात इन्होंने क्या कहा? द न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय इलेक्ट्रॉन्स। जो न्यूक्लियस है वो इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ क्या कर रहे हैं? रिवोल्व कर रहे हैं चारों तरफ, और बहुत ही ज़्यादा हाई स्पीड से, और किसमें? एक सर्कुलर पाथ, ठीक है। आप यहाँ से देखेंगे इन्होंने बताया कि आपके पास ये एक न्यूक्लियस है जिसके ऊपर चार्ज कैसा है? पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। और एटम का ज़्यादातर मास इस न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट रहता है, और इस न्यूक्लियस के चारों तरफ आप देखेंगे यहाँ पे न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स आपके रिवॉल्व कर रहे हैं इन इस सर्कुलर पाथ, इस तरीके से विथ वेरी हाई स्पीड, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स हैं आपके जो इस तरीके से रिवॉल्व कर रहे हैं विथ वेरी हाई स्पीड, ठीक है। इन सर्कुलर पाथ्स कॉल्ड ऑर्बिट्स। और ये जो सर्कुलर पाथ बताए गए इन्होंने, ये जो सर्कुलर पाथ है इन्हीं को इसने क्या बोला है? ऑर्बिट्स। ऑर्बिट्स, दीज आर कॉल्ड ऑर्बिट्स। दस रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम रिजेंबल्स द सोलर सिस्टम। तो रदरफोर्ड का जो मॉडल है वो एक सोलर सिस्टम की तरह दिखाई देता है, जिसमें न्यूक्लियस है वो एक सन का रोल प्ले कर रहा है, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक प्लेनेट की तरह इनके चारों तरफ रिवॉल्व कर रहे हैं। जिस तरीके से हमारी ये वाला सन की बात करें सोलर सिस्टम की तरह, इसको हम क्या बोल सकते हैं? सोलर सिस्टम। जिसमें बीच में क्या है? ये वाला हम सन बोल सकते हैं इसको, सन, जो कि न्यूक्लियस है वो किसका रोल प्ले कर रहा है? सन का। और इसके चारों तरफ ये क्या है? इलेक्ट्रॉन्स, जिनको हम प्लैनेट्स बोल सकते हैं, जो चारों तरफ सन के रिवॉल्व कर रहे हैं,
ठीक है। तो रदरफोर्ड्स मॉडल है वो किसके सिमिलर है, सोलर सिस्टम के सिमिलर होता है। इलेक्ट्रॉन्स एंड द न्यूक्लियस आर हेल्ड टुगेदर बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। और न्यूक्लियस है, अब मैंने आपको बताया कि न्यूक्लियस के ऊपर चार्ज कैसा होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, और जो इलेक्ट्रॉन्स है जो चारों तरफ इसके रिवॉल्व करने हैं तो वो क्या है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज है, तो देयर इज ए अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस। ठीक है, अभी बताया था लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है, तो यहाँ तक हमने ये देखा। ठीक है, उसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स्ट्रा में कुछ वो है, नंबर ऑफ डिफ्लेक्टेड पार्टिकल्स एंड एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन। जब ये डिफ्लेक्शन होता है यहाँ पे तो नंबर ऑफ डिफ्लेक्टेड, कितने पार्टिकल का डिफ्लेक्शन हो रहा है यहाँ पे, और एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन। ठीक है, वो क्या किसके यहाँ पे निकाल सकते हैं, एंगल ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स अगर आपको निकालने हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा 1/sin की पावर 4 θ/2। ठीक है, एंगल अगर आपके पास पता है आपको तो आप यहाँ पे निकाल सकते हो कितने, नंबर ऑफ डिफ्लेक्टेड पार्टिकल्स। तो इसका फॉर्मूला होगा n = 1/sin की पावर 4 θ/2। तो यहाँ से आप निकाल सकते हो इसे। यहाँ तक अब हमने क्या देखा, दो मॉडल्स हमने पढ़े, जे थॉमसन का मॉडल और न्यूक्लियर रदरफोर्ड्स न्यूक्लियर मॉडल, जो कि स्टेबिलिटी तो डिफाइन करते हैं किसी भी मॉलिक्यूल, न्यूट्रलिटी को तो डिफाइन कर देते हैं, लेकिन जो आपका एटम है वो स्टेबल क्यों है ये डिफाइन नहीं कर पाते हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात कर लेते हैं एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। ठीक है, एटॉमिक नंबर कैसे निकालते हैं और मास नंबर कैसे होता है। ठीक है, द प्रेजेंस ऑफ पॉजिटिव चार्ज ऑन द न्यूक्लियस इज ड्यू टू द प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस। ये कहते हैं न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन्स हैं उस पे चार्ज कितना होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, द चार्ज ऑन द प्रोटॉन इज इक्वल बट अपोजिट टू दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर जो चार्ज होता है उससे जस्ट अपोजिट आपका प्रोटॉन पे चार्ज होता है। नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस इज इक्वल टू द एटॉमिक नंबर। ठीक है, एटॉमिक नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर जितने भी आपके प्रोटॉन्स होते हैं वही आपका क्या होता है, एटॉमिक नंबर होता है। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन हाइड्रोजन न्यूक्लियस इज 1, सोडियम एटम इट इज 11, बट देयर एटॉमिक नंबर्स आर 1 and 11 रेस्पेक्टिवली। ठीक है, ये कहता है अगर आपके पास कोई हाइड्रोजन एटम, ठीक है, हाइड्रोजन एटम है, इसमें न्यूक्लियस होगा और न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स कितने हैं, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन कितने हैं, 1 प्रोटॉन है, तो इसलिए हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर भी कितना हो गया, 1 हो गया। ठीक है, इसी तरीके से जो उनका सोडियम है, सोडियम के न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स प्रेजेंट होते हैं और प्रोटॉन कितने हैं, 11 प्रोटॉन है, इसलिए एटॉमिक नंबर भी आपका कितना हो गया सोडियम का, 11। ठीक है, तो एटॉमिक नंबर हम कैसे निकाल सकते हैं, एटॉमिक नंबर ऑफ एन एटम इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस ऑफ दैट एटम। ठीक है, तो in order to keep the electrical neutrality, number of electrons in an atom is equal to the number of protons। तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को डिफाइन करने के लिए जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने ही आपके क्या होंगे, प्रोटॉन्स भी होंगे। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम एंड सोडियम एटम आर 1 and 11 रेस्पेक्टिवली। ठीक है, तो एटॉमिक नंबर किसके बराबर हो गया, नंबर ऑफ प्रोटॉन इन न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, और किसके बराबर हो गया, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन एन न्यूट्रल एटम। किसी भी न्यूट्रल एटम के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन होंगे वो उसका एटॉमिक नंबर भी हो जाता है। क्यों, क्योंकि एटम क्या होता है, वो न्यूट्रल होता है। ठीक है, उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज क्या होते हैं, बैलेंस होते हैं, क्योंकि न्यूक्लियस के ऊपर चार्ज कैसा होता है, पॉजिटिव, और इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है, नेगेटिव। अगर आपके पास न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में अगर आपके पास 12 प्रोटॉन्स हैं तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल होने के लिए एटम के पास यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 12 ही आपके पास इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तभी आपका एटम क्या होगा, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन्स का नंबर ही हमारे क्या कहलाता है, एटॉमिक नंबर, दैट इज डिनोटेड बाय जेड, और उसको हम किससे दिखाते हैं, जेड से दिखाते हैं। तो अब तो बात हो गई एटॉमिक नंबर की, उसके बाद हम बात करते हैं मास नंबर की, और मास नंबर को हम किससे दिखाते हैं, ए से दिखाते हैं। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं। व्हाइल द पॉजिटिव चार्ज ऑफ न्यूक्लियस इज ड्यू टू प्रोटॉन, द मास ऑफ द न्यूक्लियस इज ड्यू टू प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। ठीक है, ये कहता है कि किसी भी न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज है वो किसकी वजह से होता है, प्रोटॉन्स की वजह से होता है। ठीक है, लेकिन न्यूक्लियस का जो मास है वो किसकी वजह से होता है, वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों की वजह से होता है। ठीक है, तो अर्लियर में हमने क्या बताया, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन प्रेजेंट किसमें होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर, इसलिए उनको हम कलेक्टिवली मतलब इकट्ठा हम उनको क्या बोल देते हैं, न्यूक्लियॉन्स बोल देते हैं। तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन्स इज इक्वल टू द न्यूक्लियॉन्स। ठीक है, तो अगर मैं मास नंबर की बात करूँ, मास नंबर क्या होता है, ए, मास नंबर को हम ए से दिखाएंगे, वो किसके बराबर हो जाएगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ठीक है, प्रोटॉन्स को हम किससे दिखा देते हैं, प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हमने अभी बताया था एटॉमिक नंबर, दैट इज डिनोटेड बाय जेड, और न्यूट्रॉन्स को हम किससे दिखा देते हैं, न्यूट्रॉन्स, इसको हम एन से दिखा सकते हैं। तो हम ए किसके बराबर बोल सकते हैं, जेड प्लस एन। ठीक है, इस तरीके से हम मास नंबर डिफाइन कर सकते हैं किसी भी एटम के लिए। तो मास नंबर क्या हो गया, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और आपका एटॉमिक नंबर किसके बराबर हो गया, नंबर ऑफ प्रोटॉन या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और मास नंबर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो अभी तक हमने पढ़ लिया मास नंबर कैसे निकालते हैं और एटॉमिक नंबर कैसे निकालते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं आइसोबार्स एंड आइसोटोप्स क्या होते हैं। ठीक है,
द कंपोजिशन ऑफ एनी एटम कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय यूजिंग द नॉर्मल एलिमेंट सिंबल एक्स। कोई भी एटम है उसको हम सिंबल दिखा सकते हैं एक्स से, ठीक है। उसमें एक सुपरस्क्रिप्ट होगी, ठीक है, ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एज द एटॉमिक मास नंबर, ठीक है। ये देखो नीचे लिखा हुआ है एक्स है, तो इसको ये एक्स क्या डिनोट कर रहा है, किसी भी एटम को डिफाइन कर रहा है, ठीक है। नॉर्मल एलिमेंट कोई भी है, ठीक है, और कोई भी एलिमेंट उसका जो ये यहाँ पे सुपरस्क्रिप्ट दिखाया जा रहा है लेफ्ट हैंड साइड में ए, और नीचे की तरफ आपका क्या है यहाँ पे जेड। तो ए डिफाइन कर रहा है मास नंबर को और जेड क्या एटॉमिक नंबर को, ठीक है। तो आइसोबार्स की हम बात कर लेते हैं यहाँ पे। आइसोबार्स आर द एटम विद सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। आइसोबार्स मतलब ऐसा एटम्स, ठीक है, जिनका एटॉमिक नंबर तो डिफरेंट हो, मतलब ये जेड वैल्यू अलग हो लेकिन इनका जो ए वैल्यू है वो क्या हो, सेम हो। अब यहाँ पे देखिए कार्बन और नाइट्रोजन के केस में। और दूसरी बात क्या, आइसोबार्स जो भी होते हैं वो क्या होते हैं, डिफरेंट एटम्स या एलिमेंट्स की होते हैं, ठीक है। जैसे कार्बन हो गया, नाइट्रोजन, दो डिफरेंट एलिमेंट हो गए। और यहाँ पे आप देखेंगे कि इनका जो मास नंबर ए वैल्यू है वो सेम है, लेकिन कार्बन का जो एटॉमिक नंबर है वो 6 होता है और नाइट्रोजन का 7 होता है। तो दोनों क्या है, डिफरेंट है। तो दोनों डिफरेंट है, इनके मास नंबर सेम है, एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, तो ये क्या कहलाएंगे, आइसोबार्स कहलाएंगे, ठीक है। उसके बाद होते हैं आइसोटोप्स। अब आइसोटोप्स क्या होते हैं कि ऐसे एटम्स होते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं एक ही एटम के एटम्स होते हैं। दीज आर द एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट, ठीक है। एटम्स ऑफ आइडेंटिकल एटॉमिक मास बट डिफरेंट एटॉमिक मास, मतलब जिनका एटॉमिक मास डिफरेंट हो और एटॉमिक नंबर क्या हो, सेम हो, उनको हम क्या बोलेंगे, आइसोटोप्स बोलेंगे। जैसे मैं बात करूँ यहाँ पे हाइड्रोजन की बात करती हूँ, तो हाइड्रोजन में 1H1 होता है, 1H2 होता है और 1H3 होता है, ठीक है। तो 1H1 ये हाइड्रोजन के आइसोटोप्स हैं। क्यों? क्योंकि इनका जो जेड वैल्यू है वो सबकी सेम है। अगर मैं जेड को, ये हाइड्रोजन एटम को एक्स से डिनोट करूँ तो यहाँ पे इनकी जो जेड वैल्यू है वो सेम है, लेकिन ए वैल्यू है वो डिफरेंट है, 1 2 3। दैट मीन्स ये एटॉमिक नंबर सेम है और मास क्या है, डिफरेंट है, तो इनको हम क्या बोलेंगे, आइसोटोप्स। दीज आर कॉल्ड आइसोटोप्स। और ये 1H1 को हम क्या बोलते हैं, प्रोटियम, ठीक है। 1H2 को ड्यूटेरियम और ये क्या होता है आपका, ट्रीटियम। ये 3 आइसोटोप होते हैं हाइड्रोजन एटम के, ठीक है। और एक बात ये भी ध्यान रखनी है, आइसोटोप्स होते हैं उसमें क्या होता है, एलिमेंट एटम्स होते हैं, वो आइसोटोप्स आर द एलिमेंट्स ऑफ द सेम एलिमेंट। बट आइसोबार्स में क्या होता है, दीज आर द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, ठीक है। ये बात एक बार ध्यान रखने वाली है। अब यहाँ पे देख लेते हैं हम, डिफरेंस बिटवीन द आइसोटोप्स इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। अब क्या ये क्या कह रहा है कि जो आइसोटोप्स होते हैं वो उसमें डिफरेंट क्यों होते हैं, क्यों? क्योंकि उनके अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या होते हैं, अलग अलग प्रेजेंट होते हैं। अब देखो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन 1H1 है, 1H2 ड्यूटेरियम और ट्रीटियम है। तो यहाँ पे हम नंबर ऑफ, ये आपका एटॉमिक मास नंबर है, ये आपका एटॉमिक नंबर है, दोनों को माइनस करते हैं हम तो हमारे पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आ जाते हैं। ए माइनस जेड इज इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ठीक है। तो ए यहाँ पे क्या है 1 और जेड भी 1, तो 0। इसका मतलब प्रोटियम में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या है, 0 है। उसके बाद अगर मैं ड्यूटेरियम की बात करूँ तो यहाँ पे 1 आ जाएंगे और ट्रीटियम की बात करूँ तो यहाँ पे 2। तो यहाँ पे इनमें डिफरेंस कहाँ पे आ रहा है, इनमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स का डिफरेंस, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कंसिडरिंग द हाइड्रोजन एटम अगेन, 99.985% ऑफ हाइड्रोजन एटम्स कंटेन ओनली 1 प्रोटॉन। ये कहता है कि हाइड्रोजन एटम है उसमें 99.98% होते हैं वो क्या, इनमें सिर्फ एक ही प्रोटॉन होता है, ठीक है। एंड दिस आइसोटोप इज कॉल्ड प्रोटॉन। अगर एक प्रोटॉन है तो 1H1 वाला हो जाएगा इस तरीके से, तो इसको प्रोटियम नाम देंगे। दूसरा क्या, द रेस्ट ऑफ परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन एटम कंटेन्स 2 अदर आइसोटोप्स, वन कंटेनिंग 1 प्रोटॉन एंड 1 न्यूट्रॉन। उसको हम क्या बोलेंगे, ड्यूटेरियम, जो कि आपका 0.015% में पाया जाता है। और तीसरा ट्रीटियम होता है, इसके अंदर एक प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं, ठीक है। और ये आपके अर्थ क्रस्ट में बहुत ही ट्रेसेस में पाया जाता है और ये एक रेडियो एक्टिव आइसोटोप है यहाँ पे, ठीक है। और कुछ और दूसरे आइसोटोप्स भी देख लेते हैं। जैसे हमारे पास कार्बन के आइसोटोप्स हैं, कार्बन 612, कार्बन 613, कार्बन 614। तो यहाँ पे नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर आप देख रहे हो सेम है, लेकिन मास नंबर इन तीनों का क्या है, डिफरेंट है, 12 है, 13 है, 14 है। और डिफरेंस कहाँ पे आ रहा है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स में। यहाँ पे 6 न्यूट्रॉन है, यहाँ पे 7 और यहाँ पे 8 न्यूट्रॉन्स आपको दिखाई देंगे, ठीक है। तो ये क्या है, आइसोटोप्स ऑफ कार्बन एटम। उसके बाद क्लोरीन के यहाँ पे दिखाए गए हैं, क्लोरीन 1735 और 1737, 2 आइसोटोप्स आपको यहाँ पे दिखाए गए। फर्स्ट वाले में और सेकंड वाले में प्रोटॉन सेम है लेकिन न्यूट्रॉन्स डिफरेंट है, यहाँ पे भी डिफरेंट है और यहाँ पे भी डिफरेंट है। फर्स्ट वाले में कितना है, 18 न्यूट्रॉन्स है, सेकंड वाले में आपके 20 न्यूट्रॉन्स है, ठीक है। तो यहाँ पे डिफरेंस आइसोटोप्स में कहाँ पे आते हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स का आता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या बताया हुआ है इसने, आइसोटोप द केमिकल प्रॉपर्टी जो एटम आर कंट्रोल बाय द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कोई भी आपके पास एटम की केमिकल प्रॉपर्टी है वो किससे कंट्रोल होती है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे डिफरेंट, विच इज डिटरमिन्ड बाय द नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस, ठीक है।
नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं न्यूक्लियस में या फिर उस एटम में इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, यही आपकी कोई भी केमिकल प्रॉपर्टी एटम की डिफाइन करते हैं। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस हैज वेरी लिटिल इफेक्ट ऑन द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट। ये कहता है कि न्यूक्लियस के अंदर कितने न्यूट्रॉन पड़े हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता किसी भी एलिमेंट की केमिकल प्रॉपर्टी, ठीक है। सो ऑल द आइसोटोप्स ऑफ ए गिवन एलिमेंट शो सेम केमिकल बिहेवियर। क्यों? क्योंकि जितने भी मैंने आपको आइसोटोप्स बताए, कार्बन के हो चाहे हाइड्रोजन में, इन सब में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या है, सेम है, इसलिए इनकी केमिकल प्रॉपर्टी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि आइसोटोप्स में सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डिफरेंट होते हैं और न्यूट्रॉन्स का केमिकल प्रॉपर्टी पे कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है, ठीक है। ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड मॉडल। तो अब हम बात करते हैं कि जो रदरफोर्ड मॉडल था उसके ड्रॉबैक्स क्या थे। सबसे पहले तो हमें पता है रदरफोर्ड मॉडल था वो जो सोलर सिस्टम की तरह बिहेव करता है कि सोलर सिस्टम में सन जो है न्यूक्लियस है वो सन की को रेस्पेक्ट में सन का रोल प्ले कर रहा है वहाँ पे, लेकिन जो आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं जो चारों तरफ न्यूक्लियस के रिवॉल्व कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, एक तरीके से जो प्लेनेट्स होते हैं, लाइटर प्लेनेट्स होते हैं, उनका प्ले रोल कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से क्लासिकल मैकेनिक्स होती हैं, उनको अगर हम सोलर सिस्टम में अगर इस तरीके से डिफाइन करें तो क्या रिजल्ट्स हमें मिलते हैं। तो क्लासिकल मैकेनिक्स हमें क्या बताती है, क्लासिकल मैकेनिक्स सबसे पहले क्या होती है, जो न्यूटन्स लॉ वगैरह जो उसके अंदर होते हैं, फिजिक्स में न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन होते हैं, ठीक है, और जो मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स पे अप्लाई होती है, मतलब बड़े जैसे कार जा रही है, गाड़ी जा रही है, इंसान चल रहा है, किस मोशन से चल रहा है, तो वो सब किसके अंदर आते हैं, वो सारे के सारे क्लासिकल मैकेनिक्स के आते हैं। तो ये कहता है कि अगर क्लासिकल मैकेनिक्स को अगर हम सोलर सिस्टम पे अप्लाई करते हैं तो क्या क्या उसमें रिजल्ट्स होते हैं। तो ये कह रहा है प्लैनेट डिस्क्राइब वेल डिफाइंड ऑर्बिट्स अराउंड द न्यूक्लियस, ठीक है। तो ये कह रहा है कि जो आपके प्लैनेट्स होते हैं जो एक वेल डिफाइंड ऑर्बिट के अंदर चारों तरफ सन के चारों तरफ क्या है चक्कर लगा रहे हैं, तो ग्रेविटेशनल फोर्स भी होगा उन प्लैनेट्स के बीच में। और ग्रेविटेशनल फोर्स को हम कैसे डिफाइन करते हैं, जी इंटू एम एम टू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। और ये जो M1 और M2 है ये मास है, ठीक है, इसका मास है, प्लैनेट्स का मास है, और आर इनके बीच की क्या है, डिस्टेंस है, सेपरेशन ऑफ मासेस, एंड जी इज द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो ये जो थ्योरी है ये कैलकुलेट करती है प्रिसाइसली द प्लेनेटरी ऑर्बिट्स एंड दीज इन एग्रीमेंट विद द एक्सपेरिमेंटल मेजरमेंट्स, ठीक है। और ये एग्री भी कर रही है एक्सपेरिमेंटल मेजर। अगर हम सोलर सिस्टम के ऊपर जो हमारा रदरफोर्ड मॉडल की तरह बिहेव करता है उस पर हम क्लासिकल मैकेनिक्स को अप्लाई करते हैं तो उसमें क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स की अगर हम बात करें तो इस एक्सपेरिमेंट से क्या कर रहा है, बिल्कुल एग्री कर रहा है, ठीक है। आगे चलते हैं। द सिमिलरिटी बिटवीन सोलर सिस्टम एंड न्यूक्लियर मॉडल सजेस्ट दैट द इलेक्ट्रॉन शुड मूव अराउंड द न्यूक्लियस इन वेल डिफाइंड ऑर्बिट्स, ठीक है। ये क्या कहता है कि जिस तरीके से सोलर सिस्टम में आपके प्लैनेट्स रिवॉल्व कर रहे हैं एक वेल डिफाइंड ऑर्बिट के अंदर, उसी तरीके से आपका रदरफोर्ड मॉडल में इलेक्ट्रॉन्स को भी न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व करना चाहिए, ठीक है। फर्दर द कूलाम्ब फोर्स डिफाइंड ऑर्बिट, कूलाम्ब फोर्स, ठीक है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स एंड द न्यूक्लियस। आपको पता है इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। तो उनके बीच में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डेवलप होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, कूलाम्बिक फोर्स। और वो कैसे डिफाइन होता है, के Q1 Q2 अपॉन आर। सेम जो आपका ग्रेविटेशनल फोर्स है यहाँ पे M1 M2 आ जाता है, यहाँ पे चार्ज आ जाता है, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, एक पॉजिटिव चार्ज है एक नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स है, तो दोनों के बीच में जो चार्ज है उन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है उसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आपको कूलाम्बिक फोर्स मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसने क्या बताया कि बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस इज मैथमेटिकली सिमिलर टू ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। ये क्या है, मैथमेटिकली तो दोनों सिमिलर है, ठीक है। हाउएवर व्हेन ए बॉडी इज मूविंग इन ऑर्बिट, ये कहता है कि फिर भी अगर कोई भी एक बॉडी है वो किसी एक ऑर्बिट में घूम रही है, ठीक है, और वो एक्सेलरेशन में है। एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है कि आपकी कोई भी स्पीड है वो टाइम के साथ साथ चेंज हो रही है, ठीक है। और अगर आप एक चाहे बॉडी एक्सेलरेशन में है या फिर कोई भी एक बॉडी है वो मूव कर रही है सेम स्पीड से, कॉन्स्टेंट स्पीड से एक ऑर्बिट के अंदर, ठीक है। सो द इलेक्ट्रॉन इन द न्यूक्लियर मॉडल डिस्क्राइबिंग प्लैनेट लाइक ऑर्बिट्स इज अंडर एक्सेलरेशन। तो ये कह रहा है कि उनको एक अंडर एक्सेलरेशन में होंगे वो, अकॉर्डिंग टू द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ऑफ मैक्सवेल। लेकिन एक मैक्सवेल ने एक थ्योरी भी दी थी, मैक्सवेल ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ऑफ मैक्सवेल। उसमें क्या है कि कोई भी चार्ज पार्टिकल है वो एक्सेलरेटेड है, ठीक है, तो वो हमेशा क्या करेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को रिलीज करेगा। ये किसने बताया, मैक्सवेल ने बताया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी में कि व्हेन ए चार्ज पार्टिकल इज अंडर एक्सेलरेशन एंड रिवॉल्व्स अराउंड, ठीक है, तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को डेविएट करेगा। दिस फीचर्स डज नॉट एग्जिस्ट फॉर प्लैनेट्स सिंस दे आर अनचार्ज्ड। क्यों? क्योंकि प्लैनेट्स जो होते हैं उनके ऊपर तो क्या है, अनचार्ज है वो तो, ठीक है। देयरफॉर एन इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट विल एमिट रेडिएशंस। लेकिन जो चार्ज इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन्स पे तो चार्ज होते हैं, लेकिन मैक्सवेल ने बताया कि कोई भी पार्टिकल जिसके ऊपर चार्ज है वो अंडर एक्सेलरेशन है तो वो क्या करेगा, रेडिएशंस को क्या करेगा, रिलीज करेगा, एमिट करेगा। तो एनर्जी कैरिड बाई रेडिएशंस कम फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक मोशन। इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट विल एमिट रेडिएशंस, ठीक है। और एनर्जी कैरिड बाई रेडिएशन, जो एनर्जी आती है रेडिएशंस की वो कहाँ से आती है, इलेक्ट्रॉनिक मोशन की वजह से आती है, ठीक है। द ऑर्बिट विल दस कंटिन्यू टू श्रिंक, ठीक है। तो ऑर्बिट क्या होगी, इसी तरीके से वो घूमते जाएंगे घूमते जाएंगे घूमते जाएंगे और वो लास्ट में जाके क्या हो जाएंगे, श्रिंक हो जाएंगे।
Calculations show that it should take an electron only 10 raised to power minus 8 second to spiral into the nucleus. ये कहना क्या चाह रहा है, मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ हमें क्या बताता है कि ये वाला न्यूक्लियस है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और ये इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ घूम रहे हैं, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन सपोज ये वाला इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ हो रहा है। तो मैक्सवेल थ्योरी हमें क्या बताती है कि अगर कोई भी आपके पास चार्ज पार्टिकल है तो ये चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है और ये मोशन में है, एक ऑर्बिट है उसमें ये मोशन में है, मतलब इस तरीके से रिवॉल्व कर रहे हैं न्यूक्लियस के चारों तरफ, ठीक है। और ये अंडर एक्सेलरेशन, मतलब इनकी स्पीड या वेलोसिटी है इनकी वो चेंज हो रही है, डायरेक्शन चेंज हो रही है हर टाइम के हिसाब से, ठीक है। आप देखेंगे अब ये इस डायरेक्शन में इसकी ये स्पीड है, डायरेक्शन भी चेंज हो रही है और स्पीड भी कम चेंज हो रही है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जैसे ये घूमते जाएंगे तो ये क्या करें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को ये एमिट करते हैं। अब रेडिएशंस एमिट कर रहे हैं, ये रेडिएशंस की एनर्जी कहाँ से आएगी, इलेक्ट्रॉनिक मोशन से आएगी। तो जैसे ये घूमता जाएगा तो धीरे एनर्जी एमिट हो जाएगी। तो एक टाइम ऐसा आएगा कि जो ये इलेक्ट्रॉन है इस न्यूक्लियस में जाके क्या हो जाएगा, कोलैप्स हो जाएगा, ठीक है। और जब ये कोलैप्स हो जाएगा तो ये क्या है, कोलैप्स या श्रिंक हो जाएगा, मतलब ये यहाँ पे था धीरे इस न्यूक्लियस में जाके मिल जाएगा। तो जब ये कितना टाइम लेगा, तो ये कैलकुलेशंस ये बताती हैं कि ये इसमें सिर्फ और सिर्फ 10⁻⁸ मतलब सेकंड का भी 1/10 पार्ट ये आपका लेता है न्यूक्लियस में श्रिंक होने में, ठीक है। लेकिन आपको पता है कि ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो रदरफोर्ड एक्सप्लेन इस मॉडल, जो रदरफोर्ड मॉडल है ये कैन नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम, इसलिए एटम की स्टेबिलिटी को डिफाइन नहीं कर सकता। If the motion of an electron is described on the basis of classical mechanics and electromagnetic theory, you may ask that since the motion of electrons in orbits is leading to the instability of atom, then why not consider electrons as stationary around the nucleus? ये क्या कहना चाह रहा है कि अगर आपको पता है, आप दोनों चीज़ों को मिक्स कर देते हो, क्लासिकल मैकेनिक्स को भी और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी को भी, तो जो मोशन है इलेक्ट्रॉन्स का ऑर्बिट के अंदर वो उसकी वजह से एटम इनस्टेबल क्यों है, और आप वो इलेक्ट्रॉन्स जो चारों तरफ न्यूक्लियस के हैं वो रिवॉल्व कर रहे हैं चारों तरफ, वो स्टेशनरी क्यों है, ठीक है। इफ इलेक्ट्रॉन वर स्टेशनरी, ये कह रहा है कि अगर इफ इलेक्ट्रॉन्स वर स्टेशनरी, अगर इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो स्टेशनरी होते हैं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बिटवीन द डेंस न्यूक्लियस एंड द इलेक्ट्रॉन वुड पुल द इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स द न्यूक्लियस टू फॉर्म ए मिनिएचर वर्जन ऑफ थॉमसन्स मॉडल ऑफ एटम, ठीक है। ये कहता है कि अगर आपके पास इलेक्ट्रॉन्स है वो स्टेशनरी होते तो आपको पता है पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज में अट्रैक्शन होता है, और अट्रैक्शन होने की वजह से वो क्या होते हैं, न्यूक्लियस के बिल्कुल पास आ जाते हैं और वो आपका एक क्या बन जाता है, थॉमसन्स मॉडल जो होता है, जिसमें आपका क्या है पॉजिटिव और नेगेटिव बिल्कुल पास में आते हैं, तो उसी का एक मिनिएचर वर्जन बन जाता है, ठीक है। तो दूसरा सीरियस ड्रॉबैक रदरफोर्ड मॉडल की ये थी कि इन्होंने इलेक्ट्रॉन्स का मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द न्यूक्लियस एंड द एनर्जी ऑफ दीज इलेक्ट्रॉन्स, इन्होंने कुछ नहीं बताया इलेक्ट्रॉन्स के डिस्ट्रीब्यूशन का और न्यूक्लियस के चारों तरफ, ठीक है, और एनर्जी ऑफ दीज इलेक्ट्रॉन्स और इनकी एनर्जी के बारे में भी कुछ भी नहीं बताया। तो अभी तक हमने सिर्फ इतना पढ़ा है। रदरफोर्ड मॉडल ने हमें सिर्फ क्या बताया कि रदरफोर्ड मॉडल कहता है कि जो एटम होता है और न्यूक्लियस होता है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स, ये प्रोटॉन्स जो भी होते हैं वो सोलर सिस्टम की तरह बिहेव करते हैं, ठीक है। उनमें ग्रेविटेशनल फोर्स भी होता है, इकोनॉमिक फोर्स भी होता है, लेकिन मैक्सवेल ने ये बताया कि कोई भी चार्ज पार्टिकल होगा तो वो क्या होगा, एनर्जी को एमिट करेगा, एनर्जी जब एमिट करता है तो उस टाइम बाद श्रिंक हो जाएगा न्यूक्लियस में, लेकिन ऐसा आपने देखा कि ऐसा नहीं होता है। चलता है कि अगर इलेक्ट्रॉन्स है वो स्टेशनरी भी हैं, ये कह रहा है स्टेशनरी हैं, तो वहाँ पे क्या हो जाए कि थॉमसन मॉडल का एक मिनिएचर वर्जन बन जाता है, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में क्या होता है, अट्रैक्शन होता है, ठीक है। लेकिन इसकी ये ड्रॉबैक्स हैं कि इसने इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में भी कुछ भी नहीं बताया, न्यूक्लियस के चारों तरफ किस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, दूसरा इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी के बारे में भी कुछ भी नहीं बताया।